अब जब आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट यानी कि डायरेक्टली शेयर किसी कंपनी का खरीदने का प्लान बना ही लिया है, जिसको हम इक्विटी बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विटी या शेयर खरीदने के आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मार्केट से और सेकंड होता है सेकेंडरी मार्केट से। तो ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आईपीओ के बारे में, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और आईपीओ एक तरीका होता है जहाँ से एक लिमिटेड कंपनी जो होती है वो आईपीओ लेके आती है स्टॉक मार्केट में, और आईपीओ जब लेके आने के बाद में जब आईपीओ डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद में वो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड करती है। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग करने के लिए आईपीओ एक मीडियम है कंपनीज का। तो इसी के बेस पे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट डिसाइड होता है। आईपीओ के प्रोसेस से पहले जो मार्केट होती है वो प्राइमरी मार्केट होती है, और आईपीओ की प्रोसेस के बाद में जो मार्केट होती है वो सेकेंडरी मार्केट होती है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्राइमरी मार्केट मतलब कि कंपनी जब आईपीओ लेके आती है उससे पहले की मार्केट, और जब आईपीओ नहीं आता है उससे पहले पहले जितने भी कंपनी के शेयर्स होते हैं वो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास में और एंजल इन्वेस्टर्स या जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास रहते हैं। तो जब आप कंपनी में आईपीओ अप्लाई करते हो या आईपीओ में जब इन्वेस्ट करते हो आप, तो आईपीओ से अगर आपको शेयर मिलता है तो वो अकेला तरीका होता है या एकमात्र तरीका होता है जहाँ से आप कंपनी के ओनर से या अर्ली जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे शेयर खरीद सकते हो। क्योंकि एक बार ये प्राइमरी मार्केट का हिस्सा होता है जहाँ पे आप कंपनी के ओनर्स जो होते हैं उनसे आप शेयर खरीदते हो, इसलिए उसको प्राइमरी मार्केट बोला जाता है। लेकिन एक बार जब आईपीओ लिस्ट हो जाता है उसके बाद में जब स्टॉक एक्सचेंज पे आईपीओ के बाद में जब शेयर आ गया उसके बाद में ये जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो किसी न किसी इन्वेस्टर के पास होते हैं। तो अगर आप लिस्टिंग होने के बाद में अगर परचेज करते हो जो शेयर है उस कंपनी का, तो वो आपको किसी न किसी दूसरे इन्वेस्टर से ही परचेज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ओनर के पास नहीं जा सकते आप। यानी कि ओनर से अगर आपको डायरेक्टली शेयर परचेज करना है तो आपको प्राइमरी मार्केट यानी प्री आईपीओ या आईपीओ में ही खरीद सकते हो। एक बार स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद में आप सिर्फ इन्वेस्टर, दूसरा जो इन्वेस्टर जो बेचने वाला होगा उसी से आप ये कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। और प्राइमरी आईपीओ में अगर आप प्राइमरी जो मार्केट होती है उसमें एक ये फायदा होता है या एक बेनिफिट होता है इसका कि प्राइमरी मार्केट जो होते हैं या आईपीओ में जब पैसा लगाते हैं तो जो भी पैसा हमसे रेज किया जाता है वो कंपनी के खाते में जाता है और कंपनी उससे अपना एक्सपेंशन या और कोई काम करती है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में अब जब आप किसी दूसरे इन्वेस्टर से शेयर परचेज करोगे तो वो जो आपने जो शेयर के बदले में जो पैसा दिया है वो उस इन्वेस्टर के पास जाएगा और कंपनी को उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अब फिर आपको एक बार प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का पता लग गया तो आपको जब आप निवेश करने के लिए जाते हो या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आपको एक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। ये प्राइमरी स्टेज है क्योंकि आपको एक ब्रोकर अकाउंट चाहिए ही चाहिए। और पहले ये सब अलग अलग होता था, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बाद में जो आप अलग अलग मोबाइल ऐप यूज़ करते हो मोबाइल ऐप में ये सब काम हो जाता है। तो अलग अलग मार्केट में ब्रोकर्स हैं, और ब्रोकर्स जो होते हैं आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कोई सी कंपनी का जो शेयर लिस्टेड होता है डायरेक्टली आप स्टॉक एक्सचेंज से परचेज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको थ्रू ब्रोकर ही जाना पड़ेगा और ब्रोकर ही स्टॉक एक्सचेंज पे आपके बिहाफ पे ऑर्डर डालता है। और ब्रोकर जो होते हैं वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरी स्टॉक मार्केट की जो जितनी भी फंक्शनिंग है उस पर एक सुपरविजन की भूमिका निभाती है। तो इसलिए आपको स्टॉक एक्सचेंज से अगर शेयर परचेज करना है तो आपको एक ब्रोकर अकाउंट होना चाहिए। और आजकल ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन बहुत हैं, जैसे कि ग्रो है, उसके बाद में एनजे वेल्थ है, उसके बाद जेरोदा है, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मोबाइल ऐप हैं जो ब्रोकर है एक्चुअल में, और वो आपके बिहाफ पे स्टॉक एक्सचेंज पे ऑर्डर डालती हैं और आपको आपके डीमेट अकाउंट में पैसा वापस करती हैं या शेयर वापस करती हैं। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जो पहला स्टेप है वो हमारा है सेलेक्टिंग द ब्रोकर, यानी हमको एक अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट करना होता है। क्योंकि अगर ब्रोकर खराब सेलेक्ट कर लिया तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म में है वो बहुत नुकसान दे सकती है, आपके रिटर्न बहुत फर्क पड़ सकता है। तो ब्रोकर सेलेक्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि सबसे पहले तो आपको ब्रोकर की रेपुटेशन देखनी चाहिए। सिर्फ लोगों के बोलने से या मार्केट में जो चर्चा चल रही है उसके हिसाब से आपको ब्रोकर सेलेक्ट नहीं करना है, आपको खुद का भी एक रिसर्च करना है ब्रोकर के बारे में, और उसके बाद में ही आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको ब्रोकर का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो देखनी है ब्रोकरेज रेट, यानी कि वो कितना ब्रोकरेज रेट आपकी जो ट्रेडिंग होगी या आपकी इन्वेस्टमेंट होगी आपके ऑर्डर के ऊपर कितना उसका ब्रोकरेज रेट है वो आपको पक्का चेक करना है। इन सब 3 चीज़ों को देख के आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ सकते हैं, जैसे कि ग्रो है या फिर एनजे वेल्थ है या जेरोदा है या अपस्टॉक्स है। ऐसे करके लगभग 60 से 65 अलग अलग ब्रोकर्स हैं जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं इंडिया में।
लेकिन और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं, लेकिन आप इन सब में से वही ब्रोकर सेलेक्ट कीजिए जो आपको आपकी इन अलग अलग पैरामीटर्स पे खरा उतरता हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करना। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, क्योंकि पहले फिजिकल शेयर्स होते थे, लेकिन आजकल डीमेट आने के बाद में, डीमेटलाइजेशन होने के बाद डीमेट शेयर्स हो गए हैं, यानी कि आपका जो शेयर्स है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं रहे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए हैं। तो उनको डिपॉजिट करने के लिए आपको डीमेट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की आवश्यकता होती है। इंडिया में मेनली 2 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, CDSL और NSDL। ये 2 ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वर्क कर रहे हैं। तो आपको इनमें से दोनों में से कोई एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप अपनी रिसर्च के हिसाब से इन दोनों में से जो बेस्ट होगा और जो जिनका चार्जेस कम होगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो काम होता है वो बैंक अकाउंट की लिंकिंग होता है। पहले ये सब चीज़ें फिजिकली होती थी, पेपर पे होती थी, लेकिन आजकल सब ऑनलाइन हो गए हैं। इसमें क्या है कि आपका बैंक अकाउंट जो होता है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से और डीमेट अकाउंट से लिंक होगा। ये आजकल मोबाइल एप्लीकेशन में जब आपने देखा भी होगा, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन करते हो तो आपके जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार, पैन, ये सब आपके लगते हैं, और इसके एक्सेस करने के बाद में आपका जो मोबाइल जो है आपके ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट से ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट नंबर हैं तो आपको बैंक अकाउंट जब लिंक करते हो तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी, कौन सा बैंक जो है वो आपके डीमेट के साथ लिंक करना है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो होती है आपकी नॉमिनी को ऐड करना। डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले बहुत लोग इन पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आजकल जो बार बार ये नोटिफिकेशन भी आ रही है गवर्नमेंट्स की और सेबी की कि आप नॉमिनेशन ऐड कर दें, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड में और आपके डीमेट में दोनों में आपका नॉमिनी ऐड होना ही चाहिए। इसका लास्ट डेट आई थिंक अभी 31 दिसंबर है, तो नॉमिनी आपके अकाउंट में पक्का ऐड होना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो, ये सब ये नॉमिनी ऐड नहीं कर सकते हैं। और अगर आप माइनर के नाम पर या छोटे बच्चे के नाम पर अगर डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हो, जो कि पॉसिबल है, छोटे बच्चे के नाम पर अकाउंट खुलवा सकते हो, लेकिन उसको माइनर जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए एक गार्जियन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको या किसी को भी एज ए गार्जियन उस डीमेट अकाउंट को ऑपरेट करना पड़ेगा जब तक कि माइनर जो है वो एडल्ट ना हो जाए या 18+ एज का ना हो जाए। और जैसे ही वो 18+ एज का हो जाएगा, ये जो अकाउंट का पूरा अथॉरिटी जो है या एक्सेस जो है वो माइनर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो से समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट में आप अगर पहला कदम रख रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ये बहुत ही बेसिक सी हमने जानकारी दी और बहुत जल्दी जानकारी दी है, और उम्मीद है कि ये आपके इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है आपको बेहतर बनाने में मदद करेगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें और हमें प्रोत्साहित करते रहें।